हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट पेपर 1 के लिए फुल मॉक टेस्ट, जिसमें हम 150 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें 30 मार्क्स का आपका सीडीपी होता है, 30 का आपका ईवीएस होता है, 30 नंबर की 2 लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिंदी पढ़ेंगे 30 मार्क्स के लिए, इंग्लिश पढ़ेंगे 30 मार्क्स के लिए, और आपका 30 मार्क्स का मैथ आता है। तो पूरा आपका ये 150 मार्क्स का पोर्शन होता है, जिसमें हर एक सेक्शन में 30 में से 15 मार्क्स का कंटेंट होता है, 15 की होती है पेडागोजी। ठीक है, तो पूरा पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये खास करके उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो कि पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले दे रखा है उनको पता है कि पेपर पैटर्न कैसे रहता है। लेकिन जो न्यू हैं उनके लिए ये एक मॉक टेस्ट की तरह होगा, जिससे उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से पेपर डिज़ाइन सीटेट का किया जाता है। तो चलिए अब हम आज का सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सीडीपी का आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं आपको सारे ऑप्शंस विजिबल हो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट। इन सब ऑप्शंस में से विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। तो पहला है, विकास केवल क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। दूसरा है, विकास केवल क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, या दोनों होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, सडन चेंज इन बिहेवियर होता है, व्यवहार में अचानक परिवर्तन होना विकास होता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो विकास होता है वो आपका मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे द स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग अकर्स ड्यूरिंग। प्याजे के अनुसार जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है वो कौन सी होती है। 0 से 2 साल होती है, 2 से 7 होती है, 7 से 11 होती है, या 11 से 16 होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्याजे 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिनमें से जो ठोस संक्रियात्मक यानी कंक्रीट ऑपरेशनल है वो आती है 7 से 11 साल। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज है वो कौन सी है, 7 to 11 ईयर्स है, ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है, लर्निंग इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन। जो सीखना है वो पूर्ण कब माना जाता है। ठीक है, कि लर्निंग कंप्लीट हो गई है। पहला ऑप्शन है, जब बिहेवियर परमानेंटली चेंज होता रहता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है व्यवहार में। दूसरा है, इंफॉर्मेशन इज मेमोराइज, जब हमें जानकारी याद हो जाती है। रिपीटिशन इंक्रीज, जब दोहराव रिपीटेशन बढ़ने लगता है। चौथा है, टीचर फिनिशेस टीचिंग, जब टीचर पढ़ाना समाप्त कर देता है। तो लर्निंग हमारी कंप्लीट तो कभी नहीं होती। अगर हम जनरली देखें, जनरल टर्म में हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन जिस चीज़ को सीखने से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, स्थायी हो गया, परमानेंट चेंज हमारे किसी फील्ड में आ गया है हमारे अंदर, दैट मीन्स कि हमारी लर्निंग कंप्लीट हो गई है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना, हमारे बिहेवियर में परमानेंट कोई चेंज आ जाना ही लर्निंग को कंप्लीट मानता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही आंसर आपका हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट द मोस्ट। इन चारों में से जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, कौन सा फैक्टर जो है डेवलपमेंट को, विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन है आपका कि डेवलपमेंट को ऐसा कौन सा कारक है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, एनवायरमेंट, हेरिडिटी, और सी है दोनों। ठीक है, तो फोर्थ का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे जो विकास होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, उसको हेरिडिटी और एनवायरमेंट, वातावरण और वंशानुक्रम, ये दोनों क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन फॉलोज विच प्रिंसिपल। जो बच्चों में गतिक विकास का सिद्धांत होता है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, रैंडम प्रिंसिपल को, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, या स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य, या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल की ओर। ठीक है, हिंदी भी मैंने आपको बता दी है। तो ये जो आपका गतिक विकास होता है बच्चों में, मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है,
ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये कहाँ होता है? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये बात आपको याद रखनी है। बच्चों में मोटर डेवलपमेंट किस दिशा में होता है? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड? इनमें से बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? जिज्ञासा होना, तीव्र तीव्र जो है शारीरिक वृद्धि होना, भावनात्मक अस्थिरता होना, या तार्किक चिंतन होना। क्यूरोसिटी, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल इनस्टेबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। बाल्यावस्था चाइल्डहुड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग उस एज में नहीं होती है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। उनमें क्यूरोसिटी होती है, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी तेज़ी से होती है, और इमोशनली वो स्टेबल भी नहीं होते। और तो तार्किक चिंतन जो है, तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा। उनमें लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी नहीं होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की जो इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है, बुद्धि लब्धि, उसकी गणना कैसे की जाती है, यानी कि बुद्धि लब्धि का इनमें से फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? तो 7th का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। बुद्धि लब्धि का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, MA/CA/100। ये बुद्धि लब्धि का आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ये जो MA होती है ये आपकी मेंटल एज होती है, CA आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, ठीक है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। जो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है? तो गार्डनर ने, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। ये बहुबुद्धि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसके लिए कौन जाने जाते हैं? गार्डनर। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इमोशनल डेवलपमेंट मेनली अफेक्ट्स, जो भावनात्मक विकास होता है वो किसको प्रभावित करता है? हमारी मेमोरी यानी स्मृति को, एडजस्टमेंट को, समायोजन करने को, इंटेलिजेंस बुद्धि को, लैंग्वेज यानी भाषा को। तो भावनात्मक विकास जो होता है हमारा, वो मुख्य रूप से हमारे एडजस्टमेंट को प्रभावित करता है। इन चारों में से हमारा भावनात्मक विकास एडजस्ट करने को प्रभावित करता है, समायोजन को प्रभावित करता है। तो 9th का बी ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग इज कॉल्ड। दूसरों की भावनाओं को समझना क्या कहलाता है? सिंपैथी, एम्पैथी, मोटिवेशन या इंटरेस्ट। तो दूसरे की भावनाओं को समझना इज एम्पैथी, समानुभूति, यानी कि जो सामने वाला फील कर रहा है आप भी वो फील कर पा रहे हो, समानुभूति, ठीक है, सेम फीलिंग, ठीक। तो उसको एम्पैथी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 है। विच स्टेज इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व की नींव की कौन सी अवस्था होती है जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है? वो कौन सी अवस्था है? इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, या फिर अडल्टहुड है? तो 11th का आपका ए ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 11th का ए ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। जो पर्सनालिटी की नींव पड़ती है, स्टार्टिंग होती है, फाउंडेशन होती है, वो शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी से ही शुरू हो जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ये किसने दिया है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये दिया गया है किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी किसने दी? आपके गार्डनर ने दी। और ये जो ट्रायल एंड एरर की थियोरी है ये थॉर्नडाइक ने दी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंस डेवलप्स फर्स्ट इन अ चाइल्ड। अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे में सबसे पहले कौन सी इंद्रियों का विकास होता है? विजन का यानी कि देखने का, हियरिंग यानी कि सुनने का, टच का, या फिर स्मेल का। तो इनमें से बच्चे में कौन सी इंद्री का सबसे पहले विकास होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टच का, ठीक है। कौन सा सेंस उसमें सबसे पहले आता है? टच का सेंस सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो बहुत बड़ा वीडियो हमारा रहेगा इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। वो जब हम सेपरेट पढ़ेंगे ना CDP का सेशन या सब्जेक्ट की पेडागॉजी, तो उसमें हम आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट, ग्रोथ का क्या मतलब होता है? वृद्धि क्या होती है? स्किल्स में इंक्रीज होना, हाइट और वेट में इंक्रीज होना, इमोशनल मैच्योरिटी आना, या सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके हाइट में या वेट में होना वो क्या होता है? आपकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है विच इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट, यानी कि गुण। ट्रेट का मतलब होता है गुण। हमें अपने वंश से मिला हुआ गुण इनमें से कौन सा हो सकता है?
भाषा हो सकती है, इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, या इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंस लेवल है वो हमें, कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि मम्मी पापा पर ही, मम्मी पापा में से तो एक पर बच्चा जाता है गुणों में भी, है ना। तो अगर हम इंटेलिजेंस लेवल की बात करें तो आपने सुना होगा कि उसके पापा बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा भी उनका इंटेलिजेंट है, बेटा हो या बेटी। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये भी एटीट्यूड भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं। इन चारों में से इंटेलिजेंस लेवल जो है वो एक ऐसा गुण है जो हमें किससे मिल सकता है, अपने वंश से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है मिले लेकिन मिल सकता है। अ गुड टीचर शुड, एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, सिलेबस पर फोकस करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करे, जल्दी जल्दी पढ़ाए, टीच फास्ट। तो एक अच्छा टीचर क्या होगा, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करेगा, एनकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और सीखें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, सेपरेट स्कूल्स होना, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए एजुकेशन होना, ओनली स्पेशल स्कूल्स होना, नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, हर तरह के बच्चे की साथ में एजुकेशन ही समावेशी शिक्षा है। 17 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, सीखना सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है जब चाइल्ड जो है पैसिव होता है, यानी कि इनएक्टिव होता है, नहीं, चाइल्ड मोटिवेटेड होता है, टीचर लेक्चर देता रहता है कॉन्टिन्यूसली, नहीं, होमवर्क ज़्यादा देता है, नहीं, जब बच्चा मोटिवेटेड रहता है तब सबसे बढ़िया सीखना उसका होता है, अच्छे तरीके से वो सीख पाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किस पर एम्फेसाइज करती है, यानी कि जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है। तो रचनावादी दृष्टिकोण टीचर सेंटर्ड नहीं होता, रटने पर जोर नहीं देता, एग्जाम पर जोर नहीं देता, ये बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित अधिगम पर बल देता है कि हर पहलू में बच्चे को प्रथम रखना है, उसकी क्या चॉइसेस हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या एबिलिटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखना है। तो रचनावादी दृष्टिकोण लर्नर सेंट्रल लर्निंग पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑन, ठीक है, इसका जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है, केवल एग्ज़ाम, केवल मार्क्स, कंपटीशन नहीं, इसका मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का क्या हो रहा है वो जानना, वही है CCE, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्या है कि बच्चे से जुड़े हर एक पहलू का इवेल्युएशन करना CCE में आता है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम मीन्स, बाल केंद्रित कक्षा का क्या मतलब है। तो बाल केंद्रित कक्षा का क्या मतलब है कि टीचर कंट्रोल करता है, नहीं, साइलेंस ही रहती है, नहीं, केवल टेक्स्ट बुक यूज़ होती है, नहीं, चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और बच्चे से जुड़े हर पहलू पर ध्यान दिया जाए, यही चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्ट्रैटेजी सपोर्ट्स लर्निंग डिफरेंसेस, इनमें से कौन सी रणनीति जो है सीखने की भिन्नताओं पर को बल का समर्थन करती है। सीखने की भिन्नता मतलब हर लर्नर अलग तरीके से सीख सकता है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दो बच्चे भी एक तरीके से सीखें क्लासरूम में, तो हर बच्चे का सीखने का समझने का तरीका अलग होता है, वही सीखने की भिन्नता होती है। तो इनमें से क्या उसको सपोर्ट करेगा, सेम टीचिंग फॉर ऑल, नहीं, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, या इग्नोरिंग स्लो लर्नर्स को इग्नोर करो, नहीं। सी ऑप्शन 22 का सही जवाब होगा, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। आप ना मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन मीन्स आपने कोई चैप्टर समझाया, कोई पॉइंट समझाया कि आपने सिर्फ एक वे में वो समझा दिया, आप मल्टीपल वेज यूज़ कर सकते हैं जिससे सभी बच्चों की जो ज़रूरतें हैं सीखने की वो सभी को समझ आ सके। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ नोन एज, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन, ये क्या कहलाता है। तो सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन या असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24, मोटिवेशन इन लर्निंग इज़ बेस्ट इन्हांस बाय, सीखने में आप मोटिवेशन को कैसे बढ़ा सकते हो, डर के द्वारा, पनिशमेंट के द्वारा, स्ट्रिक्ट रूल्स के द्वारा, नहीं, एनकरेज करके, ठीक है, बच्चे को मोटिवेट कैसे कर सकते हो, उसको एनकरेज करके ही आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। आपको 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे मिलेंगे ना जो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, पर हर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, किसी किसी में आप 2 ऑप्शन में फंस जाओगे कि दोनों ठीक लग रहे हैं। तो कोशिश करें ना
के एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना जिसमें आप थोड़ा अटक रहे हो। अगर आपको सीधा सीधा जवाब आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप को सीधा सीधा आंसर नहीं आता तो तब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। नेगेटिव, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो नेगेटिव है उन ऑप्शंस को हटाते रहते हैं और फिर जो बचता है, 2 बचता है, उनमें से सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज एक ही बच जाता है तो वो हमें सही आंसर मिल जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट किस पर इम्फेसाइज करता है? तो जो आपका RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये आपका किस पर बल देता है? चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, जो बच्चे के लिए सही है, जिसमें वो इजीली सीख पाए, ऐसा एनवायरनमेंट आपको बनाना है। ये RTE एक्ट जोर देता है इस बात पर। नेक्स्ट है विच इज़ द रोल ऑफ अ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविज्म? रचनावाद में टीचर का रोल क्या होता है? तो रचनावाद में टीचर का रोल होता है एक फैसिलिटेटर का। ठीक है, 26 का बी, फैसिलिटेटर यानी कि सुविधाकर्ता आप इसको बोल सकते हो। यानी बच्चों के लिए आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने वाले होते हो, करके वो खुद से सीखते हैं, उनकी एक हेल्प करवाने वाले होते हो। तो याद रखना आज के समय में टीचर का रोल क्या है? एक फैसिलिटेटर का है। रचनावाद की रोल में भी वो टीचर का क्या रोल होता है? रचनावाद में भी एक फैसिलिटेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीयर लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू। सहपाठी अधिगम का क्या मतलब है? जब बच्चे साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, 27 का आपका सी, फ्रेंड्स के साथ पढ़ना। ठीक है, ग्रुप्स में पढ़ना पीयर लर्निंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिफिकल्टी शुड बी एड्रेस्ड बाय। सीखने में जो कठिनाइयाँ बच्चों को आती हैं उसका समाधान कैसे होना चाहिए? रिमीडियल टीचिंग के द्वारा। इसका क्या मतलब है कि बच्चों को कहाँ पर सीखने में दिक्कत आ रही है ये जानना और फिर उसका समाधान करना। ये किस में आता है? रिमीडियल टीचिंग में। डायग्नोस का मतलब होता है, डायग्नोस कर लिया आपने, जान लिया कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, फिर उसका समाधान करना रिमीडियल टीचिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन क्लासरूम। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को इनमें से क्या बढ़ावा देगा? स्ट्रिक्ट कंट्रोल, टीचर डोमिनेंस, डर नहीं। बच्चों का पार्टिसिपेशन, जब बच्चे क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे हर एक्टिविटी में, तो वो आपकी कक्षा को डेमोक्रेटिक बनाता है और बच्चों को वो वैल्यूज़ भी सिखाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 30 और लास्ट क्वेश्चन है CDP का। इवेल्युएशन शुड बी, जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए? तो देखो, मूल्यांकन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तार में, यानी कि बड़े बच्चे के हर पहलू को कवर करे, चाइल्ड फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो डी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये 30 क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से यहाँ पर सीखे होंगे और समझे होंगे। अब हम मूव कर लेते हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन की ओर। और देखिए, कुछ बहुत बेसिक से भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, है ना, और कुछ ऐसे भी जो वाकई आपसे पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये पहली क्लास है। अगर आप लोग बोलोगे तो जो कंटेंट है ना मैथमेटिक्स का 15 नंबर का आता है। ठीक है, और जो 15 की पेडागोजी आती है, दोनों क्लासेस मैं आपको करा दूंगी। अगर आपको ये क्लासेस चाहिए आपके एग्जाम के लिए तो आप कमेंट करके वीडियो के एंड में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, बहुत ही आसान, और ये रूल तो आप जानते ही होंगे, वी बॉड मास वाला रूल। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, जो बार वाला है, बार आता है कहीं कहीं तो वो सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से ये एक सॉल्यूशन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई, तो पहले आप इसको डिवाइड कर लो, फिर इसको ऐसे रख लो, तो 6 से 6 बार जाएगा और 6 3 18, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा ये आपका क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ्स के अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जो संख्या है, आपको एक नंबर दिया है 4572, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू बताओ। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के लिए आप ये नंबर लिख लो। ठीक है, और इधर से 7 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो देखो ये क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000। हिंदी में बोले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। 7 कहाँ पर है? दहाई पर है। 7 कहाँ पर है? दहाई पर है। तो जो नंबर जहाँ है वहाँ नीचे लिख दो और फिर उसके आगे लगा दो 0, पीछे नहीं आगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। इसका स्थानिक मान या इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्थानिक मान यानी कि प्लेस वैल्यू, ठीक है, और ये मैंने आपको बता दी, और एक होती है फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, जिस भी नंबर की, जिस भी डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए वही उसकी फेस वैल्यू है। अगर इस डिजिट में 7 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 7 होगी, इस नंबर में 4 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 4 होगी, और अगर यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 4 जहाँ पर है वहाँ 4 लिख दो और उसके आगे 0 लगा दो, तो 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 4000 होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको यहाँ से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से आपसे अभाज्य संख्या पूछी है, क्या पूछी है, अभाज्य संख्या यहाँ से पूछी है आपसे। अब देखो पहला नंबर है 21, इनके फैक्टर्स देख लेते हैं, जिसके फैक्टर्स नहीं, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से या सेल्फ से कटती है। ठीक है, जो एक से या खुद से कटती है वो प्राइम नंबर होता है। अब ये तो 3 से भी कट रहा है, 1 से भी, 7 से भी, 39, 13 और 3 से भी और 1 से भी 51, 17 से भी, 3 से भी, 1 से मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। 29 जो है यहाँ पर वो प्राइम नंबर है, क्योंकि या तो ये एक का मल्टीपल है या खुद का मल्टीपल है। ठीक है, तो प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर हो जाएगा आपका 29। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। दी एलसीएम ऑफ 6 and 8, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 6 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या आते हैं 2 और 3, और 8 के करते हैं तो 2, 2 और 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 आपके हो गया। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर्स हम लेते हैं, इस इनकी जो है हाईएस्ट पावर हम लेते हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और 3 यहाँ से बच रहा है तो 3, तो ये आपका 8 तियाँ क्या हो जाएगा 24, तो सी इसका आपका सही आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका, एक तो बेसिक तरीका एलसीएम का, वो भी अभी बताती हूँ, पहले इसको समझ लो। 6 के फैक्टर किए 2 तिया 6, 8 के फैक्टर किए 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर ये क्या है 2 की पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 ले ली, और 3 की तो एक ही वैल्यू है तो 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ गया। बेसिक तरीका क्या है, 6 और 8 कैसे करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 3 एक बार जाएगा और फिर आपका 4 से जाएगा, तो 4 तिया 12 दूनी 24। ये बेसिक तरीका, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर वैसे में आपको कन्फ्यूज़न है तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बस याद रखना एलसीएम में हाईएस्ट पावर आपको लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। थर्टी फाइव है, आप में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको 24 दिया है, लेंथ ऑफ साइड पूछी है, वर्ग का परिमाप 24 दिया है, भुजा की लंबाई पूछी है। वर्ग का परिमाप जो होता है वो क्या होता है आपका, वर्ग का पेरीमीटर क्या, वर्ग की बात कर रहे हैं, सॉरी मैंने आयत का लिख दिया। जो वर्ग का परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, वो होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा, 4a आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है। अब इसकी वैल्यू क्या दी है 24, तो 4 से 6 बार जाएगा, तो भुजा कितनी आ गई 6 आ गई, तो साइड ही तो पूछी थी तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर वर्ग यानी कि स्क्वायर दिया है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, यानी कि 4 गुणा भुजा। और अगर मैं आयत के परिमाप की बात करूँ तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको अब यहाँ से याद रहेगी, नोट कर लेना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन ठीक से नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगी क्या है। 3/4 किसके बराबर होगा ये पूछा है, 3/4 आपको यहाँ पर दिया है, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है 6/10, दूसरा है 9/12। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं पहले, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपली सॉल्व करना था कि 3/4 इनमें से किस ऑप्शन में आएगा, इनको आपने 9/12 को कट कर लिया, 3/4 आ गया, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या था मैं ये भी चेक करा देती हूँ, 12/20, तो ये आपका हो जाएगा 2 चंग 12 और 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 3/5 आ रहा है। 3/4 चाहिए, 15/24 में 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24,
ये 5/8 आ रहा है, ठीक है, तो ये अलग आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये आपको दिया है, इस साइन का मतलब है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का होता है 9। 25 में से 9 गए तो आपका आ जाएगा 16। सी ऑप्शन करेक्ट। सिंप्लीफिकेशन से सवाल था, इजी था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। जो पेपर 1 होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस आते हैं थोड़े मॉडरेट, वरना ज़्यादा सॉल्वेबल होता है। 38 पर आ जाओ। 38 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दी है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत की लंबाई 8 है, चौड़ाई 5 है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। दैट मीन्स 8 गुणा 5 हो जाएगा, 8 पंजे 40। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, तो ये याद रखना, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको फ्रैक्शन दिया है 3/5 प्लस 2/5। तो बहुत ही सिंपल सा है। जब आपका जो डेनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो सेम होता है, तो नीचे वही लिखकर ऊपर वाले दोनों को कर देते हैं ऐड। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/5 यानी कि 1। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत सिंपल सा फ्रैक्शन था ये। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 40 द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सबसे छोटा 3 अंक का नंबर इन चारों में से जो कि 9 से कट जाए, तो चेक कर लेते हैं फटाफट से। 108 9 से कट करते हैं, ठीक है। 9 1 9, ये आ गया 19, कट रहा है। 111 क्या 9 से कटेगा, देख लेते हैं। 9 1 9, 21, ये कटेगा ही नहीं। 117 9 से कटेगा क्या, 9 9 1 9, 27 कट रहा है, ठीक है। 19 आएगा, 13 आएगा, फिर 9 1 9, बचा कितना 3 36, तो ये 14, ये भी कट रहा है। लिख तो इन तीनों में से तीनों कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है, ये तीनों कट रहे हैं 9 से, लेकिन सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो इनमें सबसे छोटा क्या है 108। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 40 का ए, समझ गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 41 आपसे कहता है, अगर एक पेन की कीमत, एक पेन का प्राइस 12 रुपये है, तो 7 पेन का प्राइस कितना होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 सत्ते 84। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 41 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आते हैं 42। यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है 0/7, तो 0/7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर हो 0 ही आता है। दूसरी बात, किसी भी नंबर के अगर अपॉन में 0 होता है तो अनडिफाइंड आता है, या इनफाइनाइट जिसे हम बोलते हैं। अगर अपॉन में 0 हो तो अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, और 0 अपॉन समथिंग तो 0। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से क्लोज्ड फिगर कौन सा है, तो लाइन क्लोज्ड नहीं है, ये आपकी रे होती है, ठीक है। ये सर्कल क्लोज्ड है, एंगल भी क्लोज नहीं यहाँ पर होता है। तो 43 का आपका सी जो सर्कल है वो एक क्लोज्ड आपकी फिगर होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ये एंगल हो गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल था। अगले पर आ जाइए। जो नंबर ऑफ फेसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब, घन में फलक कितने होते हैं, तो 44 का आपका बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। जो क्यूब होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी सिंप्लीफिकेशन से, बहुत ही आसान सा सवाल है। 1000 में से 375 आपको माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 625। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अब ये 15 क्वेश्चन कंटेंट के हो चुके हैं, अब पेडागोजी के क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला सवाल है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मेन पर्पस क्या होता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, फॉर्मूला को रटना, याद करना, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना, या एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना। तो देखो 46 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। बच्चों में समस्या समाधान के कौशल विकसित किए जा सके, स्किल्स डेवलप किए जा सके, सिर्फ इतना पर्पज़ होता है प्राइमरी लेवल पर मैथ्स को पढ़ाने का। क्या कि बच्चों में जो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको उनमें डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन। गणित की शिक्षा अर्थपूर्ण कब मानी जाती है? जब रोड लर्निंग को एनकरेज किया जाता है, कंसेप्ट्स को डेली लाइफ से लिंक किया जाता है, टीचर एक्सप्लेन करता है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, और होमवर्क ज़्यादा होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, गणित का शिक्षण या किसी और भी विषय का शिक्षण सबसे ज़्यादा यूज़फुल कब होगा या मीनिंगफुल कब होगा? जब कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ से आप लिंक करोगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच टीचिंग एड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन से टीचिंग एड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी? चार्ट की, ब्लैक बोर्ड की, डिक्शनरी की, या फ्रैक्शन स्ट्रिप्स की? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको फ्रैक्शन सिखाना है, भिन्न सिखानी है, ठीक है, बच्चों को, तो जो फ्रैक्शन स्ट्रिप्स आती हैं उन की हेल्प से आप जो है बच्चों को अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एरर एनालिसिस इन मैथमेटिक्स हेल्प्स द टीचर टू। गणित में जो त्रुटि विश्लेषण होता है वो शिक्षक की किस में सहायता करता है? बच्चों को पनिश करने में, मार्क्स को बढ़ाने में, सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कराने में, या जो उनके लर्निंग गैप्स हैं, बच्चों को जहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं पढ़ने में, उनका पता लगाया जा सके। बिल्कुल, तो बच्चे को जहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं उनका पता लगाने के लिए ही एरर एनालिसिस मैथ्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट इन मैथमेटिक्स व्हेन। गणित में सबसे अच्छा बच्चा कब सीखता है? जब वो रूल्स को याद करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, या टीचर सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है, या फिर प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अगेन आपका बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, विच अप्रोच एनकरेजेस लॉजिकल थिंकिंग। कौन सा दृष्टिकोण इनमें से तार्किक चिंतन को एनकरेज करेगा, बढ़ाएगा? ड्रिल मेथड यानी कि अभ्यास मेथड हो गया आपका, एक हो गया लेक्चर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, या डिक्टेशन मेथड। तो देखो, जो तार्किक दृष्टिकोण, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप करेगा वो समस्या समाधान मेथड होगा, ठीक है, समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पर क्या नाम है इंग्लिश में? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है या इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूज़ ऑफ मैनिपुलेटिव्स इन मैथमेटिक्स हेल्प्स इन। जो मैनिपुलेटिव्स होते हैं मैथ्स में उनको कैसे यूज़ किया जाता है, यानी कि जो ठोस सामग्री होती है उसका कैसे यूज़ किया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए, याद करने के लिए, या एग्ज़ाम के लिए? तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए ही मैनिपुलेटिव्स का यूज़ किया जाता है, ठोस सामग्री का यूज़ किया जाता है, ताकि जो बच्चों को बताया जा रहा है वो मैनिपुलेटिव्स के द्वारा, सामग्री के द्वारा उसके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। तो 52 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड फोकस ऑन। मैथमेटिक्स में जो सतत मूल्यांकन है उसका किस पर ध्यान होना चाहिए? केवल फाइनल आंसर पर, केवल स्पीड पर, प्रोसेस ऑफ लर्निंग पर, या रैंकिंग पर? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बच्चे का सीखने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कैसे वो सीख रहा है, उस पर जो है बच्चे का, उसके अनुसार ही उसका कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन होना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, विच एक्टिविटी प्रमोट्स एस्टिमेशन स्किल। एस्टिमेशन यानी एस्टिमेट लगाना, अनुमान कौशल। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी अनुमान कौशल को या एस्टिमेशन स्किल को बढ़ावा देगी? एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, गेस करना विदाउट लॉजिक, अप्रॉक्सीमेशन टास्क देना बच्चों को, या आंसर्स को कॉपी करना। तो बच्चों को अप्रॉक्सीमेशन के टास्क देना कि आप पता लगाओ लगभग इसमें क्या हो सकता है, कुछ इस तरह के टास्क, जिससे बच्चे के जो एस्टिमेशन स्किल्स हैं वो बढ़ते हैं, एनकरेज होते हैं, या उनमें डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स एंजाइटी कैन बी रिड्यूस। जो गणित का डर बच्चों को रहता है उसको कैसे कम किया जा सकता है?
फेलियर के डर को मतलब उसको कम किया जा सकता है। फियर ऑफ फेलियर होता है उनको, सपोर्टिव एनवायरनमेंट देके, स्ट्रिक्ट एवोल्यूशन या टाइम प्रेशर। बच्चे को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देके बच्चों में गणित के भय को, मैथमेटिक्स फियर को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 56। अ गुड मैथमेटिक्स क्वेश्चन शुड बी, एक अच्छा गणित का प्रश्न कैसा होना चाहिए? कंफ्यूजिंग होना चाहिए, मैम केवल याद के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि याद है या नहीं, थॉट प्रवोकिंग होना चाहिए कि बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दे, या फिर बहुत लेंदी होना चाहिए। तो मैथ्स का एक अच्छा प्रश्न जो है थॉट प्रवोकिंग होना चाहिए, बच्चा जिससे उस पर सोच विचार कर पाए, ऐसा मैथ्स का प्रश्न होना चाहिए। नेक्स्ट है पीयर डिस्कशन इन मैथमेटिक्स हेल्प्स इन, मैथ्स में जो सहपाठी चर्चा होती है, बच्चे आपस में ग्रुप में या 2 या 3 बच्चे डिस्कशन करते हैं, वो किस में हेल्प करता है? वो उनके कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड बी, गणित में मूल्यांकन होना चाहिए स्ट्रेस्ड बेस्ड होना चाहिए, बच्चों को प्रेशराइज केयर करके होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, मार्क्स ओरिएंटेड होना चाहिए, या फिर टीचर सेंटर्ड नहीं होगा, ना मार्क्स ओरिएंटेड होगा, ना स्ट्रेस बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड इवेल्यूएशन आपका जो है बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये असेसमेंट होना चाहिए। विच स्ट्रैटेजी हेल्प स्लो लर्नर्स इन मैथमेटिक्स, जो धीमी गति से सीख रहे बच्चे होते हैं, तो इनमें से कौन सी रणनीति या स्ट्रैटेजी उनकी हेल्प करेगी जो धीमी गति से सीखते हैं, स्लो लर्नर्स हैं? एक्स्ट्रा होमवर्क करके, इंडिविजुअल अटेंशन देके, इग्नोर करके, कंपैरिजन करके। देखो इंडिविजुअल अटेंशन देकर बच्चों को, जो बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं, ठीक है, उनकी इंडिविजुअली हेल्प करके ही उनकी हेल्प की जा सकती है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, तो ऐसे बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देके उनकी हेल्प की जा सकती है। नेक्स्ट है टीचिंग मैथमेटिक्स शुड एम टू डेवलप, गणित को सिखाने का क्या उद्देश्य है कि बच्चे में क्या डेवलप किया जा सके? डर, मैथमेटिक्स स्किल्स, या मैथमेटिकल थिंकिंग? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बच्चे में केवल आप मैथमेटिक्स को पढ़ा के मैथमेटिक्स के ही स्किल्स नहीं डेवलप कर रहे हैं, एक उनमें तार्किक सोच, एक मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं। तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि मैं एक मैकेनिकल स्किल्स या सिर्फ मैथमेटिकल स्किल्स ना हो, ठीक है, मैथमेटिकल थिंकिंग का को डेवलप करने का पर्पज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ईवीएस का, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, जो पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं? ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, यानी कि जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो रीन्यू हो सकती है? कोयला, पेट्रोलियम, विंड, या फिर नेचुरल गैस? तो 62 का आपका सी ऑप्शन होगा, जो विंड है। ठीक है, तो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी, ये जो है इनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ये सब लिमिटेड हैं, लेकिन जो विंड हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये क्या है? अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, पर पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हो जो सन है, सूर्य है, वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ऑन अर्थ। ठीक, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग किससे सांस लेते हैं? हार्ट से, लंग से, स्टमक से, लीवर से? तो आप सभी जानते हो लंग्स से हम सांस लेते हैं, यानी कि फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ हर्बीवोर, यानी कि शाकाहारी है, इनमें से कौन सा शाकाहारी है? तो शेर, बाघ, गाय, या फिर कुत्ता? तो 65 का आपका सी ऑप्शन होगा, जो गाय है इनमें से वो क्या है? शाकाहारी पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू, जो पानी है वो किसमें? जलवाष्प में बदलता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। जब पानी किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में, यानी कि जो लिक्विड है वो किस में हो जाता है? आपका वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस स्टेट में, गैसेस स्टेट में चला जाता है,
तो लिक्विड गैस में चेंज होता है, उसको इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंस ऑर्गन, इनमें से कौन सी इंद्रिय है जिससे हम सेंस कर सकते हैं, देखिए तो क्या हमारा ब्रेन है, स्किन है, किडनी है या फेफड़ा है। तो जो स्किन है वो हमारा क्या है, स्किन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फील कर सकते हैं। तो 67 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारे किस में आएगा, ये हमारे सेंसेस में आएगा। जैसे हमारी नाक है, कान है, ये सेंसेस हैं, ठीक है, वैसे ही स्किन भी सेंसेस में आती है। नेक्स्ट है दी फूड वी ईट प्रोवाइड्स अस, जो खाना हम खाते हैं वो हमें क्या देता है, वाटर देता है, एनर्जी, ऑक्सीजन या हीट। तो जो खाना हम खाते हैं वो हमें देता है एनर्जी। तो 68 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 का ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अपघटनीय है। तो 69 का यहाँ पर आपका सही क्या होगा, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर या फिर मेटल, ठीक है। तो 69 का सी, जो पेपर है वो अपघटनीय है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसका अपघटन हो जाएगा। लेकिन ना तो प्लास्टिक का होगा, ना कांच का, ना ही किसी मेटल का। लेकिन जो पेपर है, कागज़ है, इसका अपघटन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एयर पोल्यूशन, इनमें से एयर पोल्यूशन का क्या कारण है, ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स है, रेन है, सॉइल है। तो अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, तो 70 का आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हीकल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है, वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच सीजन कम्स आफ्टर विंटर, तो विंटर के बाद क्या आता है, विंटर के बाद आपका रेनी, समर, ऑटम या स्प्रिंग, वसंत ऋतु आती है, ठीक है। विंटर्स चल रही हैं, इसके बाद क्या आएगी, वसंत ऋतु आ जाएगी फैब से, तो स्प्रिंग आता है विंटर के बाद, ठीक है। सीजन से सवाल हो गया। द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट, तारों के समूह से बनी आकृति को क्या कहते हैं। तो तारों से बनी आकृति को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र कहा जाता है। कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र कहते हैं तारों से बनी आकृति को, या तारों के समूह से बनी आकृति को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन यानी कि नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 73 का सी, ऑक्सीजन ज़रूरी है। सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं ह्यूमन, और छोड़ते क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन, मृदा के संरक्षण में इनमें से कौन सा हेल्प करेगा, वनों की कटाई, ज़्यादा चराई, वृक्षारोपण या फिर खनन। तो देखो सी ऑफ कोर्स, प्लांटेशन अगर आप करोगे तो वो आपके मृदा को बचा के रखेगा, उसका संरक्षण करेगा, पेड़ लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हार्वेस्ट, त्योहारों का फसल का त्यौहार कौन सा है इनमें से। तो इनमें से फसल कटने पर जो त्यौहार मनाया जाता है वो है पोंगल, ठीक है। पोंगल जो है फसल कटने पर एक त्यौहार मनाया जाता है, और कमेंट करके बताना कि कौन सी फसल कटने के बाद ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल इज टू, आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। मैथ्स में आप क्यों प्राइमरी लेवल पर मैथ्स पढ़ाते हो, क्या पर्पज़ है, EVS क्यों पढ़ाते हो, क्या पर्पज़ है, हिंदी क्यों पढ़ाते हो, इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल पर EVS पढ़ाने का मेन पर्पज़ है बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए या डेवलप किया जाए, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 77, EVS लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट इज़, EVS को पढ़ना, सीखना अर्थपूर्ण होता है जब वो क्या होती है, जब चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ठीक है। तो 77 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा होगी तो EVS की जो शिक्षा अगर बच्चों को सेंटर में लेकर पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। विच मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर EVS टीचिंग, EVS टीचिंग का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है EVS को पढ़ाने का, तो वो है प्रोजेक्ट मेथड। इनमें से, ठीक है, इनमें से ये अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो ये मान कर चला, आप सोचो कि चारों में से और भी बढ़िया ऑप्शन है कि बच्चों को आउटिंग पर ले जाना, उन्हें हर चीज़ विजुअलाइज कराना, ऑफ कोर्स वो बेस्ट मेथड है, लेकिन इन चारों में से कौन सा बेस्ट है, ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना होता है, तो प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट,
फील्ड विजिट हेल्प चिल्ड्रन टू, जो क्षेत्र भ्रमण होता है इसकी हमने अभी बात की, वो बच्चों की किस में हेल्प करता है कि वो रियल लाइफ से सीख सकें, ठीक है, वो रियल लाइफ से जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है उससे कनेक्ट करके चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें। विच स्ट्रैटेजी प्रमोट्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इनमें से बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, अवलोकन कौशल हैं, उनको क्या कौन सी रणनीति बढ़िया से डेवलप कर पाएगी, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग, जब वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे तो उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपने आप ही अच्छे होते जाएंगे। नेक्स्ट है टीचिंग ईवीएस शुड एनकरेज, ईवीएस का शिक्षण किसको प्रोत्साहित करता है, रोट लर्निंग को, साइलेंस को नहीं। ईवीएस को पढ़ने से क्वेश्चनिंग और क्यूरोसिटी है ना, एक तो प्रश्न पूछने की एबिलिटी आप में बढ़नी चाहिए, ठीक है। ईवीएस को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना कि बच्चों में क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, और क्वेश्चनिंग, बच्चे क्वेश्चन करें, ठीक है। तो ईवीएस के टीचर को बच्चों में ये चीज़ें एनकरेज करनी चाहिए। असेसमेंट इन ईवीएस शुड फोकस ऑन, ईवीएस में जो असेसमेंट होना चाहिए उसका किस पर फोकस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर, कि बच्चे ने कितना सीखा समझा है कॉन्सेप्ट, उसका ही इवेल्युएशन किया जाना चाहिए। विच एक्टिविटी डेवलप्स सोशल स्किल्स, इनमें से कौन सी एक्टिविटी बच्चों में सामाजिक कौशल को विकसित करती है, जिससे बच्चे समाज से भी कनेक्ट होते हैं। तो 83 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से इंडिविजुअल द्वारा नहीं, साइलेंस के द्वारा नहीं, याद करके नहीं, ग्रुप डिस्कशन से बच्चों में सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के विचार सुनते हैं, अपने उनसे साझा करते हैं। टीचिंग ईवीएस शुड बी इंटीग्रेटेड विद, ईवीएस के शिक्षण को किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, तो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 85, जो सतत मूल्यांकन है उसमें कौन सा उपकरण सहायक है, विच टूल हेल्प्स इन कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। तो सतत मूल्यांकन के लिए आपका जो ऑब्जर्वेशन है ना, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है वो, देखो ऑब्जर्वेशन अगर टीचर स्टूडेंट्स का कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट बच्चे का असेसमेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ गुड ईवीएस लेसन शुड, एक अच्छा ईवीएस का पार्ट कैसा होना चाहिए, तो एक ईवीएस का पार्ट जो है एक्टिविटी बेस्ड होगा, तो वो गुड लेसन होगा। एक्टिविटी बेस्ड अगर आप लेसन बच्चों को कराओगे तो वो सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट है विच मेथड डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन ईवीएस, ईवीएस में कौन सा मेथड बच्चों में समस्या समाधान कौशल को विकसित करेगा, तो 87 का आपका होगा, इनमें से लेक्चर नहीं, डिक्टेशन नहीं, रीडिंग अलाउड नहीं, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। जो प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका वो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी इन चिल्ड्रन कैन बी डेवलप्ड बाय, बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों, तो ये जो बात है बच्चों में कैसे डेवलप की जा सकती है, रियल लाइफ की एक्सपीरियंसेस उनको देकर, ठीक है। वो कैसे, जब बच्चों को आप फील्ड विजिट पर ले जाते हैं और उन्हें आप दिखाते हो कि जगह जगह पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और उसकी वजह से जो जंगली जानवर हैं उनके घर भी छीने जा रहे हैं जहाँ पर वो रहते हैं, उनके घर छीने जा रहे हैं, तो वो जहाँ पर लोग बस रहे हैं, बसे हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो और भी बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो जब ये दिक्कतें बच्चे को आप लाइव दिखाओगे तो एनवायरनमेंट के प्रति उनमें सेंसिटिविटी आएगी, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच असेसमेंट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या प्रोसेस के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। 89 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। असेसमेंट जो कि ड्यूरिंग टीचिंग होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 90, द रोल ऑफ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम इज, ईवीएस की कक्षा में टीचर की क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, तो ईवीएस की कक्षा में टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर का, चाहे वो ईवीएस हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी इंग्लिश। बच्चा अब बच्चे के लिए टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। ये एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्या पता अलग अलग सब्जेक्ट में थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ ले। तो ये याद रखना, फैसिलिटेटर का रोल है टीचर का आज के समय में। अब हम अगले पोर्शन पर हिंदी पर आ जाते हैं और फटाफट से हिंदी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। मैं पूरी उम्मीद आपसे करती हूँ
कि सेशन ये आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं और डेफिनेटली काम तो आपके आने ही वाला है। बिल्कुल भी जो आप पढ़ रहे हैं मिस यूज़ का बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके काम आएगा ही आएगा। चलिए, जल का पर्यायवाची पूछा है, फटाफट से चलेंगे जो इजी क्वेश्चन है, जहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है वहाँ टाइम भी देंगे। तो जल का पर्यायवाची यहाँ पर है नीर। पर्यायवाची क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं, सेम जिनका मतलब होता है। तो 91 का बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ो। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अनुमान लगा रहे हो आप, ठीक है, प्रिडिक्शन कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो अंधेरे में तीर चलाना मतलब अनुमान से काम करना हो गया। अगले पर आते हैं, निम्न में से कौन सी संज्ञा है? दौड़ना, सुंदर, पुस्तक या फिर जल्दी। तो 93 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। जो पुस्तक है यानी कि बुक है वो क्या है? एक संज्ञा है, याद रखिएगा, नाउन है। नेक्स्ट है, बालक खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, क्रिया क्या है इस सेंटेंस में? बालक नहीं है, खेल नहीं है, रहा नहीं, खेल रहा है, ये पूरी इसमें क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पढ़ने में तेज हो उसके लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। जो पढ़ने में तेज हो तो उसको क्या कहते हैं? मेधावी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द 96 का आपका क्या होगा? आग, दूध, सूर्य और पानी, ठीक है। तो 96 का आपका सी जो है सूर्य, ये क्या है? तत्सम शब्द है जो डायरेक्ट लगभग डायरेक्ट कह सकते हैं या लगभग लगभग संस्कृत से लिए जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो इनमें जो सूर्य है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। राम ने फल खाया, ये किस काल का वाक्य है? ठीक है, काल बताना है तो भूत खाया यानी वो खा चुका है तो भूतकाल का है, ठीक है। राम ने फल खाया, खा रहा है तो वर्तमान का होता, खाएगा तो भविष्य होता, और फल खाया यानी कि खा चुका है तो वो भूत का हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। मीठा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो मीठा का क्या होगा? खट्टा नहीं होगा, मीठा का आपका होगा कड़वा। कोई एक चीज़ है मीठी और एक क्या है? कड़वी, ठीक है। तो याद रखना मीठा का विलोम होता है कड़वा। निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? तो क्लियरली अगर आपने कभी भी पढ़ा है सर्वनाम को तो यह वह ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो 99 का यानी कि प्रोनाउन, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 100, कमल किस लिंग का शब्द है? तो कमल का लिंग पूछा है तो कमल का लिंग हो जाता है पुल्लिंग। कमल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, ये क्या है? कोई मुहावरा है, लोकोक्ति है, विशेषण संधि है। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, ये क्या है? मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है, ठीक है। जहाँ चाह वहाँ रहा, ये एक लोकोक्ति है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 102 का देख लेते हैं। वह स्कूल गया, ठीक है, वह स्कूल गई, वह स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर वे आता, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे शुद्ध नहीं, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा है, ठीक है। वह स्कूल गया, वह स्कूल गई, ठीक है। वह स्कूल जाती है भी ठीक है। वह स्कूल जाते हैं, तो जाते का मतलब एक से ज़्यादा है तो वह नहीं वे आएगा, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अशुद्ध पूछा था। नेक्स्ट है, बालिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? अच्छा सवाल है ये भी, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बालिका का बहुवचन होगा बालिकाएं, और इस तरह से लिखा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये आपका 103 का हो गया बी। पढ़ना शब्द क्या है? तो पढ़ना एक क्रिया है, ठीक है। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, ये आप याद रखिए। पढ़ना क्रिया है, खाना क्रिया है, गाना क्रिया है, खेलना क्रिया है। इस तरह के शब्द क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। आगे आ जाइए। निम्न में से कौन वर्णमाला का स्वर नहीं है? तो आप जानते हो, अ आ ई ऊ री री अंग अह, ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ये स्वर हैं। और क क्या है? व्यंजन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे आ जाओ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछ लिया ना वही सवाल। अब भाषा का शिक्षण क्यों किया जाता है प्राइमरी लेवल पर? क्या पर्पज़ है?
तो सीधी सी बात है, अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए, अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात रखना, बच्चा ये सीखे। सिर्फ इसलिए भाषा का शिक्षण प्राइमरी लेवल पर किया जाता है कि बच्चा अपनी बात को कहना सीखे, ये स्किल उसमें डेवलप हो। ठीक है, तो अभिव्यक्ति का विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाइए। भाषा सीखने में बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं? इम्पॉर्टेंट है, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी ये बात। तो सबसे पहले सुनना सीखता है बच्चा। ठीक है, भाषा में सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाइए। बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जब चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो रही होती है लैंग्वेज की, तो उसमें टीचर का क्या रोल होता है? तो टीचर का रोल सहायक का होता है। और सहायक क्या है जो हम इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं? फैसिलिटेटर। ठीक है, सुविधा करता है सहायक। ठीक है, टीचर का रोल किसी भी सब्जेक्ट में अब सिर्फ सहायक का है, फैसिलिटेटर का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। भाषा सीखने में त्रुटियां बताती हैं कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। कोई से भी सब्जेक्ट में अगर आपसे एरर हो रहा है, दैट मीन्स आप ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वो सीखने की ही प्रोसेस का पार्ट है, एरर या गलतियां करना। नेक्स्ट है, कविता पढ़ाने का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या होता है? तो कविता क्यों पढ़ाई जाती है, क्या उद्देश्य होता है? तो उद्देश्य होता है भावानुभूति विकसित करना, बच्चों में भाव विकसित करना, इमोशंस। ठीक है, तो कविता पढ़ाने का यही सर्वोत्तम उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? तो पढ़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए केवल जोर से पढ़ना, मौन पठन, लिखित नहीं, अर्थ ग्रहण, यानी कि जो आपने पढ़ा, जो बताया गया, उसको आपने ग्रहण किया या नहीं, समझा के नहीं, याद किया नहीं, रटा नहीं, समझा के नहीं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भाषा के शिक्षण में कहानी का महत्व होता है, क्यों होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भाषा के शिक्षण में कहानी का महत्व इसलिए होता है क्योंकि मनोरंजन भी थोड़ा बहुत उसमें रहता है, शब्दों का भंडार बढ़ता है, क्योंकि बहुत शब्द होते हैं कहानी में, तो वो भी बच्चे सीखते हैं, जानते हैं उन शब्दों के बारे में, और उनमें कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन भी विकसित होती है जब वो कहानी सुनते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेखन कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? लेखन कौशल बच्चों में विकसित करना है तो टीचर क्या करेगा? नकल नहीं, गलतियां ना बताना, केवल व्याकरण, स्वतंत्र लेखन का अवसर देना। ठीक है, कि आप कुछ भी टॉपिक आपने दे दिया है, अपने अनुसार उस चीज़ पर आप लिखिए, ये नहीं कि रटा रटाया कुछ चिपका दिया कि यही लिख के दिखाओ बार बार। अगर बढ़िया तरीके से लेखन कौशल को विकसित करना है तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से लिखने का अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सुनने का कौशल विकसित होता है कैसे? तो सुनने का कौशल आपका जो है वो विकसित होता है बातचीत करके। ठीक है, बातचीत करके सुनने का कौशल विकसित होता है। आप भी कुछ कहते हो, सामने वाले की सुनते हो। ठीक, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा मूल्यांकन होना चाहिए भाषा के शिक्षण में? सतत भी, व्यापक भी, बच्चे के अनुसार भी, यानी कि डी सही आंसर हो जाएगा। तो 115 का आपका डी ऑप्शन सही है। भाषा के शिक्षण में सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, और बच्चे के अनुसार तीनों तरह से मूल्यांकन होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मातृभाषा का प्रयोग भाषा सीखने में हानिकारक है, सहायक है, अनावश्यक है, निषिद्ध है? मातृभाषा का प्रयोग अगर आप किसी और यानी कि सेकंड लैंग्वेज को सीखने में कर रहे हो तो वो हेल्पफुल ही होता है हमेशा, कभी वो आपको नेगेटिवली नहीं ले जाएगा, हमेशा हेल्पफुल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भाषा शिक्षण में खेल का उपयोग, अगर आप भाषा को सिखाने में खेल का यूज़ कर रहे हैं तो उससे बच्चों की रुचि बढ़ेगी। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बच्चों की वो रुचि को बढ़ाएगा उस सब्जेक्ट के प्रति। नेक्स्ट है, कक्षा में संवादात्मक वातावरण का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या है? 118 का बी, छात्र सकर रहे हैं यानी कि संवाद हो रहा है ना कक्षा में, ऐसा वातावरण है कि बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं या उनका किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर क्या मानना है वो अपनी बात रख सकते हैं। तो ऐसा कक्षा में माहौल होगा तो छात्र क्या होंगे? एक्टिव होंगे। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम का स्वाभाविक क्रम क्या है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और एंड में आता है लिखना।
और ये आपसे इंग्लिश में भी पूछा जाता है, इंग्लिश सेक्शन में भी। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह गलतियों पर दंड दे, बहकावत नहीं। भाषा शिक्षक को चाहिए कि वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखे, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच रखे। कोई भी टीचर हो, पॉजिटिव अप्रोच उसकी होनी चाहिए बच्चों के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, हर चीज़ के प्रति, ठीक। अब हमारा लास्ट सेक्शन है और वो मैंने सेकेंड लैंग्वेज में लिया, इंग्लिश ली है। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। लगभग 1 घंटे का समय हुआ है और हमने 120 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 60 मिनट में 120 क्वेश्चंस, और बाकी की बात 150 क्वेश्चन होने के बाद करते हैं। पहला इंग्लिश का सवाल आपके सामने। चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल आपको पता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। जब ज़्यादा बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं चाइल्ड नहीं करते, सिंगल के लिए यूज़ करेंगे चाइल्ड, और मल्टीपल के लिए या मोर देन वन के लिए चिल्ड्रन का यूज़ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस को चुनो। शी गो टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल डेली, शी गोइंग टू स्कूल डेली, शी गॉन टू स्कूल डेली। तो 122 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शी गो नहीं आएगा, शी गोज़ आएगा। शी गोज़ टू स्कूल डेली, शी गोइंग नहीं, शी इज़ गोइंग आता, तो ये भी गलत, ये ठीक है। शी गॉन टू, शी हैज़ गॉन आता, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो बी आपका सही हो जाएगा, शी गोज़ टू स्कूल डेली। नेक्स्ट आ जाइएगा, चूज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड क्या हो जाएगा, हैप्पी का ही जो मतलब है जॉयफुल, तो जॉयफुल, हैप्पी, ये सेम मीनिंग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटोनिम बताना है अर्ली का। अर्ली का उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। तो अर्ली यानी कि जल्दी, लेट यानी कि देरी से, ठीक है, लेट यानी कि देर, और अर्ली यानी कि जल्दी। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक है। शी डैश प्लेइंग इन द पार्क, तो शी इज़ प्लेइंग इन द पार्क, क्योंकि आईएनजी है, कॉन्टिन्यूस है, तो इज़ का यूज़ हो जाएगा, शी के साथ इज़ आएगा। नेक्स्ट आ जाइएगा, नाउन बताना है इस सेंटेंस में। द डॉग इज़ बार्किंग, नाउन क्या है इसमें, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो डॉग है वो आपका क्या है, नाउन है। 126 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 127, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या होती है, BEAUTIFUL, तो यस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग। चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन। तो ये सारी प्रपोजिशंस दी हुई हैं, ये प्रपोजिशंस हैं। तो द बुक इज़ डैश टेबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में। तो बुक क्या है, इन द टेबल है, ऑन द टेबल है, एट द टेबल है, या बाय द टेबल है। अब इन द टेबल और बाय को तो आप हटा ही दोगे, आप कंफ्यूज जाओगे ऑन और एट में, तो इसमें क्या आएगा, ऑन आएगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सो सिंपल है, वेयर इज़ योर नेम, वॉट इज़ योर नेम, व्हेन इज़ योर नेम, वाई इज़ नेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। चूज़ द करेक्ट टेंस। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, कौन सा टेंस है, वो फुटबॉल खेल रहा था, तो ये आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। वॉज तो पास्ट और आईएनजी तो कॉन्टीन्यूस, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। इनमें से सही आर्टिकल आपको शी हैज़ डैश एम्ब्रेला, तो 131 का बी हो जाएगा, शी हैज़ एन एम्ब्रेला। आपको पता है कि जो वोवेल होते हैं AEIOU, इनसे पहले AN यानी एन का यूज़ होता है, बट कुछ इनमें से हम देखें तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी साउंड वोवेल जैसी होती है, तो उनके पहले भी एन का यूज़ होता है। जिन वर्ड्स में शुरू में साउंड है, जब उनको बोलते हैं तो साउंड में उनके वोवल की जैसी आवाज़ आती है, स्वर जैसी, उनके पहले भी एन लगता है, ठीक है। कभी अगर हम इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो उसकी भी बात करेंगे आपसे, ठीक। चूज़ द करेक्ट अपोजिट ऑफ बिग। तो बिग का अपोजिट हो जाएगा आपका स्मॉल, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है,
चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर वर्ब आपको फिल करनी है। दे डैश क्रिकेट एवरीडे, तो दे प्ले, दे के साथ क्या आएगा, प्ले आएगा। दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, प्लेज आएगा सिंगुलर के साथ, ठीक है। प्लेज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, तो एडजेक्टिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हैज़ अ रेड पेन, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा रेड, जो कि इसकी विशेषता बता रहा है। पेन कैसा है, रेड है, तो ये आपका विशेषण यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर रेड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस टू व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, व्हाट है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, तो 135 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखो सिंपल आपको ये लग रहे हैं, लेकिन जब आप ऑप्शंस पर जाते हो तो जैसे एंटोनिम सिनोनिम भी हैं वो काफ़ी क्लोज आपको दिए हुए हैं, तो हो सकता है आप उनमें कंफ्यूज हो जाओ, तो वो आपको नहीं होना। द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज़ टू, अब ये पूछ रहा है, पेडागोजी आ गई इंग्लिश की, कि इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो आप प्राइमरी लेवल पर, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्यों पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चों में मेनली प्राइमरी लेवल पर क्या फोकस होता है, बच्चों में बातचीत करने के कौशल विकसित हो सकें, संप्रेषण कौशल विकसित हो सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो सकें, इसलिए प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है एज अ लैंग्वेज। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ट व्हेन, कोई भी बच्चा जो है वो इंग्लिश को बढ़िया किसी भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखता है, कब कब सीखता है, दे मेमोराइज पनिश दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू यूज़ लैंग्वेज, जब बच्चों का भाषा को बोलने का यूज़ करने का अवसर देंगे ना तो वो सबसे बेस्ट सीखेगा। तो लैंग्वेज चीज़ ही ऐसी है, जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप उसके फैमिलियर होंगे और वो आप में आती जाएगी वो आपको। तो बच्चों को जितनी अपॉर्चुनिटी दोगे आप लैंग्वेज को यूज़ करने का, शुरू में वो गलत बोलेंगे लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार होता जाएगा, तो वो बेस्ट तरीका होता है लैंग्वेज को पढ़ने का। नेक्स्ट है विच स्किल शुड बी डेवलप्ड फर्स्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, सबसे पहले लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा स्किल डेवलप होता है, तो हमने बताया अभी पहले हिंदी में सुनना, सुनने के बाद क्या था, सुनना यानी कि आपका आ गया लिसनिंग, लिसनिंग के बाद बोलना, ठीक है, लिसनिंग के बाद पढ़ना, फिर बोलना, फिर लिखना, ठीक है। पहला क्या था, सुनना, फिर पढ़ना, फिर बोलना और फिर लिखना, ठीक है, ये तो था। एक बार फिर भी वहाँ पर चेक कर लेना आप इसको, लेकिन याद रखना पहला क्या है, सुनना है, पहला क्या है, सुनना है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले देखो इसमें क्या मैंने बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, ये स्किल्स हैं, ठीक है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और फिर आपका राइटिंग, ये है इसका जो प्रोसेस होता है पूरा। एरर्स मेड बाय लर्नर्स इंडिकेट, बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो क्या शो करता है कि दे आर लर्निंग। 139 का आपका क्या हो जाएगा कि वो सीख रहे हैं, अगर वो गलतियाँ कर रहे हैं तो, ठीक है, वो लर्निंग के प्रोसेस में है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड सेंटर्ड इंग्लिश क्लासरूम मीन्स, एक बच्चा केंद्रित क्या है क्लासरूम में इंग्लिश का, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच एक्टिविटी हेल्प्स इन डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स, साइलेंट रीडिंग करना, ग्रामर एक्सरसाइज, रोल प्ले नहीं, स्पीकिंग स्किल्स को बच्चों में डेवलप करना है तो रोल प्ले आप उनको कराइए, तो रोल प्ले से वो क्या करेंगे, बोलना सीखेंगे, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मदर टंग इन इंग्लिश क्लासरूम इज़ शुड बी बैन, हार्मफुल, सपोर्टिव। ऑफ कोर्स मदर टंग को अगर आप इंग्लिश क्लासरूम में इंग्लिश सीखने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्प ही करेगा, सपोर्टिव होगी, ना कि आपका कोई लॉस करेगी। कॉन्टीन्यूस असेसमेंट हेल्प करता है टीचर्स की, 143 का हो जाएगा आपका बी। जब आप असेसमेंट करते हो ना लगातार बच्चों का, तो आप बच्चे कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, लर्निंग एप्स कहाँ पर है, उनको टीचर समझ पाता है। नेक्स्ट है टीचिंग वोकेबुलरी इज़ इफेक्टिव व्हेन वर्ड्स आर, वोकेबुलरी को पढ़ाना इफेक्टिव होगा जब वर्ड्स कैसे होंगे, टॉट इन आइसोलेशन, मेमोराइज, यूज इन कॉन्टेक्स्ट या रिपीटेड लाउडली, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन,
वोकैबलरी को पढ़ाना इफ़ेक्टिव तब होगा जब आप उसी कॉन्टेक्स्ट में उस वोकैबलरी को यूज़ करके उनको बताओ, तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। यानी कि जो आपने मान लो कोई वर्ड बच्चों को सिखाया, फिर उसका यूज़ बता दिया कि किस कंटेक्स्ट में आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ईजी हो जाता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। रीडिंग अलाउड इन क्लास, जोर जोर से पढ़ो क्लास में खड़े होकर, है ना, ये किस में हेल्प करता है? ये प्रोनंसिएशन, ठीक है, ये प्रोनंसिएशन को बोलने में अच्छा करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे प्रोनंसिएशन को बेटर करता है। विच मेथड फोकसेस ऑन नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, इनमें से कौन सा मेथड फोकस करता है नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग पर? तो 146 का यहाँ पे देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन। तो नेचुरल लैंग्वेज को लर्न करने का कोई ऐसा मेथड नहीं, डायरेक्ट ही मेथड है, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन ऑडियो लिंगुअल मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड ही है। नेचुरली अगर इनमें से जो डायरेक्ट मेथड है वो नेचुरली आप लैंग्वेज को सीखो, उस पर फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक शुड, एक अच्छी इंग्लिश की किताब कैसी होनी चाहिए? ग्रामर हैवी, चाइल्ड फ्रेंडली एंड इंटरेस्टिंग, एग्जाम ओरिएंटेड या फिर लेंदी? तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो 147 का बी है, चाइल्ड फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कुछ लोग इसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी लगा सकते हैं, नहीं, बच्चे पर केंद्रित हो, बच्चे के लिए फ्लेक्सिबल हो और इंटरेस्टिंग हो, ये होना चाहिए किसी भी टेक्स्ट बुक में, नॉट इवन इन इंग्लिश, इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है द रोल ऑफ इंग्लिश टीचर इन क्लासरूम इज दैट ऑफ फैसिलिटेटर। देखो हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो टीचर क्या होता है इंग्लिश क्लासरूम में भी? एक फैसिलिटेटर होता है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ट असिस्ड थ्रू, जो लैंग्वेज लर्निंग है वो सबसे अच्छी तरह से बच्चों ने कितना सीखा आप कैसे असेस कर सकते हो? ओरल और रिटन एक्टिविटीज़ करवा कर, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो बोलना भी आता है, लिखना भी आता है। तो ओरल और रिटन एक्टिविटीज़ के द्वारा आप लैंग्वेज को अच्छे से असेस कर सकते हैं। और आज की मॉक टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इंग्लिश शुड एम टू डेवलप, टीचिंग इंग्लिश का क्या एम होना चाहिए कि वो क्या डेवलप करेगी? अगर बच्चे को हम इंग्लिश सिखा देते हैं तो बच्चे में क्या आता है? फ्लुएंसी आती है, एक फ्लो में बोलता है। अगर वो इंग्लिश सीख लेता है तो, है ना, वो क्या डेवलप करता है बच्चे में? फ्लुएंसी को और कॉन्फिडेंस को। तो वो कोई भी भाषा हो, अगर बच्चा सीख लेता है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है और उस भाषा को लेकर फ्लुएंट भी वो होता है। तो यहाँ पर हमारे 150 सवाल होते हैं फिनिश। बताना ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा टफ लेवल का ही नहीं था, ठीक है, इजी पहला मॉक टेस्ट था। आपको जस्ट मुझे एक आइडिया देना था कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। 72 मिनट्स में लगभग हमने 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसा सेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है, जेन्युइनली आई एम आस्किंग, कि जिसने आपको लगभग 1 घंटे में पूरा मॉक टेस्ट करा दिया हो, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ है ये हमेशा से ये रहा है इस चैनल पर कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूँ। और आप मुझे ये भी बताना, आपने पूरा मॉक टेस्ट जिन्होंने भी देखा है, क्या आपको इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं मिले? बिल्कुल मिले होंगे। लेवल थोड़ा इजी था, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, थोड़ा इजी था, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें थे, क्योंकि किसी भी सेक्शन में किसी भी पेपर में कोई पूरा पेपर टफ नहीं आता, ठीक है, कोई भी पूरा पेपर टफ नहीं आता। 30 अगर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो उसमें इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और थोड़े से मॉडरेट होते हैं, और 1-2 उसमें टफ क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका पेपर 1 आता है ना सीटेट का, उसका लेवल अच्छा होता है, ठीक ठाक डुएबल होता है। पेपर 2 अच्छे लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। तो पेपर 1 में ज़्यादा आपको इजी क्वेश्चंस ही मिलेंगे, थोड़े से मॉडरेट मिलेंगे, टफ उसमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है ना, और डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इजी और टफ कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर। तो ये प्रिपरेशन का हमारा देखो पहला पड़ाव था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहला ही मॉक टेस्ट ये कराया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या ऐसे ही मॉक टेस्ट मैं करा दूँ या सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट करा दूँ, ठीक है। कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको चाहिए या सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए, जिसमें फिर हम थोड़ा और डीप डिस्कशन भी कर सकते हैं।
और या फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सी टेट के मैं करा दूँ, तो मुझे आप ज़रूर बताना। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो बताना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना अगर आप ऐसे ही हमारे साथ आगे जुड़ के तैयारी करना चाहते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना। आपके जितने भी टीचिंग के ग्रुप्स हैं जहाँ पर प्रिपरेशन आप कर रहे हो, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ उन सब के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना। बस इतना मुझे आपसे चाहिए इस वीडियो के बदले, और कुछ नहीं, कि आप लाइक और शेयर कर देना। और आप पढ़ना चाहते हो, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना, नहीं लगी तो इट्स ओके, ठीक है। लगी है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसी तरह से हम एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी कराते हैं। कोई भी वीडियो चैनल पर जाकर देख लेना, ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। आगे आगे अगर आप बोलोगे इसी तरह से चलना है तो सारे लेवल के क्वेश्चंस कवर होंगे। ये इजी लेवल का एक मॉक टेस्ट आप कह सकते हो। आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम अपडेट करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिर हम इतना ही रखते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको दे दी जाती हैं। और KVS के एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। KVS अगर आप आजकल में ये वीडियो देख लोगे तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी KVS कंप्यूटर की, इसमें पूरा कंप्यूटर रिवाइज कराया है। और वो भी आप नहीं देख पाते तो कंप्यूटर की हिंदी की एक एक दो दो वीडियोज़ हैं जिनमें सारा कवर करा दिया है। एक कंप्लीट GS की वीडियो मिल जाएगी KVS के लिए, एक कंप्लीट करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। आप चाहो तो एग्ज़ाम से पहले उनको भी गो थ्रू कर सकते हो, डेफिनेटली एग्ज़ाम में वो आपकी हेल्प करेगा। और ये ज़रूर बताना कि ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा और आगे आपको क्या चाहिए, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।